Hello students, welcome back. Students, we are studying the lesson Gravitation of class 9th Physics. And in our today's class, we will study another important topic of this lesson. And the name of this topic is Acceleration due to Gravity. हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। नो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट at which an object speeds up as it falls toward a massive body like Earth in vacuum. अब change in velocity, that is acceleration. तो यहाँ पे भी change in speed या velocity, change in speed towards Earth. तो speed और direction आ गई तो वो क्या हो गया, velocity. तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ गिरता है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। कि मींस उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। हमने यहाँ से ड्रॉप किया, तो जब हमने ड्रॉप किया यहाँ 0, तो कुछ वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, 0 से कुछ आगे बढ़ेगी, तो कितना चेंज इन वेलोसिटी आया जब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑन अर्थ इट इज डिनोटेड बाय जी। हम इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। नो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दोनों जी के बीच में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट हैज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाएं, 100 मीटर 200 मीटर, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम 4-5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वैल्यू पे चेंज आ जाती है। ऐसे अगर हम अर्थ के बीच में जाएं तो वहां पे भी वैल्यू क्या होगी, जी की चेंज हो जाएगी। तो इट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्ट्स यूनिफॉर्मली ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ मासेस। तो अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ इट डजंट मैटर, उसको अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक छोटा पत्थर आ रहा है या बड़ा पहाड़ आ रहा है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है। चाहे हम एक छोटा पत्थर फेंकें या एक बड़ा पहाड़ फेंकें, उन सब में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन है, आपने याद रखना है, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये रिलेशन हम आगे भी ड्राइव करेंगे। तो G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज द कैपिटल M जो है ये क्या है, हमारे ले लेते हैं मास ऑफ अर्थ, एंड R इज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसमें, बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिर रहा है उसके सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द आर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए चाहे एक छोटा पत्थर हो या एक बड़ा पहाड़ हो, सब जो है वो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से नीचे आएंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने का फार्मूला। चलिए अब हम देखते हैं कि वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। नो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपसे बात की कि क्या हो गया, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, कि ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेट। वो क्या आ गया, वेट। अब ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। नाउ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स, कि अब अर्थ जो है वो जितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, G इंटू मास ऑफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मास आ गया, कैपिटल M मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m मान लेते हैं हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। नो स्टूडेंट्स, अगर हम अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ के बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस देखें, दैट इज द कैपिटल R, हमने मान लिया रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर,
मीन्स 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी होती है वो क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहां से लेके यहां तक तो आ गया 6400 किलोमीटर मीन रेडियस, और यहां से लेके इस बॉडी तक अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो आपके पैरों से लेके यहां तक सेंटर ऑफ पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा? लगभग 1 मीटर। तो यहां हमें क्या डिस्टेंस लेना है? यहां से लेके यहां तक, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ बॉडी तक। अब सेंटर ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर, 6 × 10⁻⁶ मीटर, और ये कितना है? 1 मीटर। तो 1 मीटर जो है वो 6400 किलोमीटर के आगे क्या है? निग्लिजिबल। इसलिए हम जो वैल्यू लेंगे वो खाली हम क्या ले लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज आर की वैल्यू हम लेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई दैट इज जी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या आ गया? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम बॉडी का जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस है, वो क्या है? निग्लिजिबल है कंपैरेटिवली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। अब वेट जो है वो हमने फार्मूला पढ़ा। वेट का फार्मूला क्या है? mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज इक्वल टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, तो g इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमने पीछे भी देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जी की वैल्यू हम देख लेते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? वो आ गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ, वो आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 केजी अपॉन आर का स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। तो ये आ गया हमारा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13, ये ऊपर चला गया 10⁻12 अपॉन 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, तो ये हो गया हमारा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। जब इसे सारा हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की जो वैल्यू है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितने आ जाती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। और दूसरा आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। वो जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। Now, the variation in value of g. Now students, acceleration due to gravity की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने रिलेशन पढ़ा g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे होगी? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, अर्थ से दूर ऊपर जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। 100, 200, 300, 400 मीटर जाएंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 4-5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो धीरे धीरे जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ऐसे ही अगर हम अंदर जाएं, अर्थ की सरफेस के अंदर चले जाएं, यहाँ पे अर्थ से हमने कोई खड्डा खोदा, कोई टनल बनाई, जाते गए, अंदर जाते गए, तो जैसे जैसे हम अंत के सेंटर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब हम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, एट सेंटर, अर्थ के सेंटर पे आ जाएं, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे वहां पे भी वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे वहां पे वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है? कम होती है, और पोल्स पे ज्यादा होती है। हम चाहते हैं कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट इज जस्ट लाइक द एलिप्टिकल। अगर हम देखें तो पोल्स से जो डिस्टेंस है, और ये आ गया इक्वेटर का डिस्टेंस, तो इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, और
जो पोल्स का डिस्टेंस है वो क्या है, कम। तो g इज इक्वल टू gm/r²। अब अगर r ज्यादा है तो g क्या होगा, कम होगा। जितना r डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा g की वैल्यू क्या होगी, कम। अब जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है ये क्या है, ज्यादा है, किससे, रेडियस ऑफ पोल से। तो इसलिए पोल के ऊपर रेडियस कम है, तो इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इक्वेटर पे ग्रेविटी जो है वो, इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर से, तो रेडियस ज्यादा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। पोल्स का जो है रेडियस कम है, तो इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा। और वेट जो है वो मैक्सिमम कहां पे होगा, एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, क्योंकि W का फार्मूला क्या है, mg, और g ज्यादा कहां है, पोल्स पे। तो इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट पोल पे करेंगे तो वो ज्यादा होगा, और उसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम इक्वेटर पे करेंगे तो वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मास तो सेम है, मास तो चेंज नहीं होता, मास इज फिक्स्ड क्वांटिटी। g की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आएगा, g की वैल्यू इक्वेटर पे कम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पोल्स, यहाँ पे पोल्स से जो है वेट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोल्स पे वेट ज्यादा आता है, इक्वेटर पे कम आता है। क्यों, क्योंकि पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, इक्वेटर पे क्या है, कम है। नो स्टूडेंट्स, इसी के बेस के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, अमित बाइज गोल्ड एट द पोल्स फॉर हिज फ्रेंड। अमित ने अपने फ्रेंड के लिए कुछ गोल्ड खरीदा, कहाँ पे, पोल पे। ही हैंड्स हिम टू एट द इक्वेटर। Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? अब पोल्स पे अमित ने अपने दोस्त के लिए कुछ सोना खरीदा और जाके इक्वेटर पे अपने दोस्त को दे दिया। अब उसने कहा, दोस्त ने कहा कि भाई इसका वेट कम है। क्या कम है, वेट, मास की बात नहीं कर रहे, मास क्या है, सेम। अब वेट कम है, तो क्या उसका दोस्त सही कह रहा है? तो दोस्त अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वेट कम है। लेकिन अमित भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जितना उसने अपने पोल्स के ऊपर जो वेट मेजर किया उसने वही सोना उसको दे दिया। अब फ्रेंड एग्री क्यों नहीं कर रहा? द फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट बिकॉज वेट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पोल्स के ऊपर ज्यादा है और इक्वेटर पे क्या है, कम। अब मास तो सेम है जितना भी गोल्ड लिया, लेकिन g की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो mg जो है यहाँ पोल्स पे ज्यादा होगा और mg जो है वो इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर मास की बात करते तो जितना मास जो है वो पोल पे है उतना ही मास इक्वेटर पे है, मास चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, वेट। तो दोस्त उसका एग्री इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या है, कम है, इसलिए वहां पे वेट क्या है, कम। लेकिन अगर मास की बात की होती तो मास क्या होना था, सेम होना था। चलिए अब आ गया हमारा इस लेसन का अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। नो स्टूडेंट्स, मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा G इज इक्वल टू gm/r²। मून का जो मास है वो अर्थ से 81 टाइम्स कम है, तो इसलिए मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, कम होगी। अब हमें वहां निकालना है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे कितना है। नो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अर्थ पे कितना है, WE। अब ऑब्जेक्ट का वेट हमने मान लिया, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे मान लिया हमने WE। अब ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगी, GME मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन RE का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ऑब्जेक्ट का वेट किसके बराबर हो गया, जितना अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो WE इज इक्वल टू GME मास ऑफ अर्थ, M आ गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और RE मान लिया हमने रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ऐसे ही उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे। अब मून पे जो है वो क्या होगा, मून और उस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या आ गई, GM1 मास ऑफ मून इंटू M2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम उसी मास को लेके हम मून पे आए हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के मास में चेंज नहीं आई। ME आ गया मास ऑफ अर्थ, MM आ गया मास ऑफ मून, और RM मान लेते हैं रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो ये आ गया
WM is equal to GMM M upon RM square. Let it be इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम कर लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो WM upon WE is equal to GMM M upon RM का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RE का स्क्वायर अपॉन GME और M। मैंने डिवाइड किया, इन्वर्स करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। G से G कट गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, तो WM upon WE is equal to mass of moon upon mass of earth multiplied by radius of earth का स्क्वायर upon radius of moon का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ मून हमें दिया हुआ है कितना है 7.36 इंटू 10 raised to power 22 kg upon mass of earth it is 5.98 into 10 raised to power 24 kg multiplied by radius of moon वो आ गया हमारा 1.74 into 10 raised to power 6 का स्क्वायर upon radius of earth 6.37 into 10 raised to power 6 का स्क्वायर। नो स्टूडेंट्स, हम कई बार अर्थ का मास जो है वो हम राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg लिख लेते हैं और अर्थ का रेडियस जो है वो 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर कर लेते हैं राउंड ऑफ, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो WM upon WE is approximately equal to 1/6. So weight of object on moon is approximately equal to 1/6 that of its weight on earth. तो ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पे है वो अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली कितना रह जाता है 1/6। इसका मतलब कि जो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ से कितनी कम है, 6 टाइम्स कम है। इसलिए जो मून पे जाके ऑब्जेक्ट का वेट है वो अर्थ के वेट से कितना, अर्थ के ऊपर वेट से कितना रह जाता है 1/6। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन अर्थ एंड मून इज। अब ऑब्जेक्ट का हमें मास दिया है, अब हमें पूछा है कि उसका वेट अर्थ पे कितना है और मून पे कितना है। अब हमें क्या दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m दिया है हमें कितना 10 kg। नाउ वेट ऑन अर्थ, अब अर्थ के ऊपर वेट जो है उस ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, दैट इज mg। हमें फार्मूला मालूम है कि वेट का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो ये हो गया हमारा 98 न्यूटन। ये आ गया कहां पे, ऑन अर्थ। अब मून पे कितना है, अब हमें मालूम है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना रह जाएगा, 1/6 दैट ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे 98 न्यूटन था, अब मून पे रह गया 1/6, तो ये हो गया हमारा 16.6 न्यूटन। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 16.6 न्यूटन। जितना वेट अर्थ पे था ऑब्जेक्ट का, मून पे जाके कितना रह गया 1/6, क्योंकि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ से कितनी है 1/6। नो ऑब्जेक्ट हैज ए मास 40 kg ऑन मून, व्हाट इज इट्स मास ऑन अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मून पे 40 kg है तो बताओ अर्थ पे कितना होगा, तो अर्थ पे भी कितना होगा 40 kg ही होगा। फर्क किस पे आता है, वेट पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मास क्या है, कांस्टेंट, तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर इट इज ऑन मून, ऑन अर्थ और मार्स और जुपिटर, एनीवेयर इन द यूनिवर्स, मास क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट 40 kg का मून पे है अर्थ पे भी क्या रहेगा 40 kg का ही रहेगा। नो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। अब मास क्या है, हमने पढ़ा कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना, किसी भी मैटर की कितनी क्वांटिटी है किसी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज द मास। तो मास हमने पढ़ा, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर।
क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। तो किसी भी बॉडी में कितना मैटर है, दैट इज द मास। और वेट क्या है? वेट हमने पढ़ा, वेट क्या है? फोर्स। कितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। मास कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.0001 ग्राम होगा, लेकिन मास उसका होगा अगर वो मैटर है तो। वेट कैन बी जीरो एज इन स्पेस इफ नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट इट्स वेट बिकम जीरो। जैसे अगर हम स्पेस में चले जाएं तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करते रहते हैं तो वेट क्या हो जाता है? जीरो। ऐसे ही अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो अर्थ के सेंटर पे भी वेट क्या होगा? जीरो, क्योंकि एट द सेंटर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो जीरो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर हम कहते हैं 40 किलो, 50 किलो, तो हम कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वाई वेक्टर क्वांटिटी? जैसे मैंने बोला 50 न्यूटन, तो वेट जो है वो किस तरफ है? अर्थ की तरफ। कितनी फोर्स है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें डायरेक्शन है, दैट इज टुवर्ड्स अर्थ। तो इसलिए वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में या ग्राम में। जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारा? किलोग्राम। या फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ग्राम में भी मेजर करते हैं। लेकिन वेट जो है वो फोर्स है, इसलिए किस में मेजर होती है? न्यूटन में। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जैसे हमने कहा कि मास क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास क्या रहेगा? सेम। लेकिन वेट जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। जैसे अगर हम मून पे देखें तो अर्थ के ऊपर जितना वेट था उससे जाके कितना रह गया? 1/6। अर्थ की भी बात करें तो अर्थ के एट द सरफेस क्या होगा? मैक्सिमम mg। लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर चलते जाएं टुवर्ड्स द सेंटर तो जी की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। और जब सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो वेट क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब वेट जो है वो वेरी करता है, लेकिन मास जो है वो वेरी नहीं करता है। मास में भी मेजर्ड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस। हम नॉर्मल जो बैलेंस है, जो हम बीम बैलेंस लेते हैं, आपने देखा होगा तराजू जिसमें 2 पैन्स लगे होते हैं, तो दैट इज द बीम बैलेंस। हम नॉर्मल बीम बैलेंस, आजकल तो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए हैं, हम उससे मेजर करते हैं। लेकिन वेट जो है इससे हम किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। तो ये कुछ डिफरेंसेस आ गए किसमें? मास और वेट में। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ दिस लेसन इज स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी अंडर फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मैसिव बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे मून पे है तो मून पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जब वो नीचे गिरा? फ्रीली नीचे गिरा, बिना किसी फोर्स के। ऐसे अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरा बिना किसी फोर्स के, तो जो अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे मून पे उसकी अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? कैपिटल जी। Force of attraction between any two objects with unit mass separated by unit distance at any part of the universe. तो force of attraction between any two objects in the universe, that is the universal gravitational constant. Nature of value, place to place जो है वो g की वैल्यू वेरी करती है। मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, अर्थ के सेंटर की तरफ आएंगे जी की वैल्यू कम होगी। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट। नाम से ही पता चल जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आई होप कि आज का जो टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून जो है वो अर्थ से कितना रह जाता है? 1/6, क्योंकि मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कितनी रह जाती है? 1/6। Then we discussed about some differences between mass and weight and acceleration due to gravity and gravitational constant. I hope all these topics are now clear to you. In our next class, we will meet with the next topic. So till then, stay connected, stay happy. Thank you so much.